हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने होम साइंस सब्जेक्ट के जो ब्रांच है उसमें से बाल विकास जो ब्रांच है हमारा, उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। जो हम अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्विक रिवीजन पे। तो यहाँ पे हम सब जो है एक क्लास पढ़ रही है जिसमें हमने देखा कि जो बाल विकास है उसका इतिहास क्या रहा है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या बातें कही गई, क्या कथन कहा गया, कौन सी चीज़ें कब शुरुआत की गई, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे थे। पिछले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पे ये सारे टॉपिक हमने कवर किया था। आज के क्लास में उसके जस्ट आगे से हम कवर करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के बाद हमने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास क्या है, गुणसूत्र क्या है, उनकी संख्या क्या है, जो विकास है, विकास की अवस्थाएं कितनी है, किसी बच्चे के जन्म को लेकर के कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। आज उसके आगे से हम बात करेंगे जो विकास की अवस्थाएं हैं। गुणसूत्रों की बात हमने जो किया था, गुणसूत्रों में हमने देखा था कि 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े की अगर बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो जुड़वा बच्चे का जन्म हो रहा है वो कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ साथ जाइगोट के कितने भाग होते हैं। ये सारे टॉपिक को पिछले टॉपिक वाली क्लास में हमने कवर किया था। आज ये देखिएगा कि जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र की संख्या में अगर कमी या अधिकता होती है तो किस प्रकार का जो है अंतर बच्चे में दिखाई देता है, यानी कि क्या डिफरेंट दिखाई देता है, क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो एग्ज़ाम में हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गुणसूत्रीय विकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार की अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का जब जन्म हुआ, यानी कि जब माँ के गर्भ में ही है, एक जाइगोट के बाद जो बच्चे का जन्म होना शुरू हुआ है, बच्चे का विकास होना प्रारंभ हुआ है, तो गुणसूत्र जो था उस गुणसूत्र में विकार देखने को मिलता है। तो विकार जो देखने को मिल रहा है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है दैहिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैहिक गुणसूत्र का क्या मतलब है? दैहिक मतलब कि ऐसे गुणसूत्रों में विकार होने पे शरीर में डिफरेंट देखने को मिलता है, बोली में, भाषा में, शरीर के हाव भाव में, एक्टिविटी में, इन सब चीज़ों में जो है विकार उत्पन्न होता है अगर ऐसे बच्चे जो है जन्म लेते हैं। ठीक है। और यहाँ जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र में जो डिफरेंट पाया जाता है इसकी वजह से जो है लिंग के द्वारा, यानी कि ट्रांसजेंडर जो हो जाते हैं, जो फीमेल है मेल है, इसके साथ ही साथ ट्रांसजेंडर होते हैं। तो इनमें जो है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये हो गए दैहिक गुणसूत्र और फिर लिंग गुणसूत्र, ये दो मुख्य रूप से विकार हैं। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो यहाँ अगर दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र भले ही ना लिखा हो आपके एग्जाम में, लेकिन इसमें जो है ये ऑप्शन में जो बताया गया है कि दैहिक गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, ये प्रकार बता देता है, एक तरफ लिख दिया जाएगा, और ये दूसरे साइड में ये जो इसके अलग अलग पार्ट लिखे हुए कि कौन से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण ये चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये चीज़ें भी बताई गई हैं। आपके क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जाता है, खास करके नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और टीएसटी पीएचडी में पूछा जाता है। जैसे ट्राइसोमी सिंड्रोम है, और फिर यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर वाइज देखिएगा आप लोग। दैहिक गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और कैट क्राई सिंड्रोम। ये मुख्य रूप से 4 दैहिक गुणसूत्र होते हैं। आपको याद है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। ये बात अगर आपको याद है तो ये सारे सिंड्रोम जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले वही आप लोग को बताया था कि जोड़े कितने हैं और संख्या कितनी गुणसूत्र की। देखिएगा डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब किसी भी शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म के समय जो गुणसूत्रों की उनकी संख्या होती है कितने जोड़े? 23 जोड़े। लेकिन जो उनका 21वें नंबर का जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें जो है एक संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि जोड़े कब होते हैं? जब दो गुणसूत्र एक साथ है तो इसका मतलब वो जोड़े में है। एक्स एक्स है तो एक जोड़ा हुआ है, एक्स वाई है तो एक जोड़ा हुआ, इस प्रकार से वो जोड़े में है।
23 जोड़े हैं, 46 गुणसूत्र, यानी कि एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन यहाँ 21 ट्राइसोमी लिखा है। ट्राई मतलब 3 की बात की जा रही है। जब गुणसूत्र के जोड़े संख्या 21 में, यानी कि 21वें जोड़े में जब 2 गुणसूत्र ना हो के वहाँ संख्या उनकी 3 हो जाती है, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। आप इसके लक्षण पे मत जाइएगा, क्योंकि आप एकदम थियरी में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझते जाइए। इसका नाम आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, वो पॉइंट आप याद करते जाइए। देखिएगा, जब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें जोड़े के गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र ना होकर के संख्या उनकी 3 हो जाती है, यानी कि 46 के स्थान पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो वहाँ डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इतना समझ में आया। पटाउ सिंड्रोम में 13 लिखा है, 13 ट्राइसोमी, यानी कि जो 13वें नंबर का जो गुणसूत्र का जोड़ा है उसमें एक संख्या बढ़ गई, इसमें भी ट्राइसोमी लिखा है, यानी कि 13 जोड़ा जो है, 13वें नंबर का जो जोड़ा है गुणसूत्र का, उसमें भी 2 के स्थान पे 3 गुणसूत्र हो गए हैं, तो यहाँ पे इसमें भी 47 गुणसूत्र देखने को मिल रहा है। यानी कि इसमें जो है ना, जो गुणसूत्रों की संख्या है उसमें अधिकता देखने को मिल रहा है। पटाउ सिंड्रोम में 13वें जोड़े में हो रहा है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम है, इसमें जो है 18 ट्राइसोमी, यानी कि 18वें जोड़े के जो गुणसूत्र हैं उसमें जो है एक एक्स्ट्रा हो गया है गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ पे भी टोटल जो है 46 ना होकर के 47 हो गया है। यहाँ 47 क्यों लिखा है इन तीनों में? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या 46 है, लेकिन इसमें 21, 13 और 18वें इन तीनों में इस जोड़े नंबर में एक संख्या और बढ़ गई है, इसलिए यहाँ 46 की जगह पे 47 हो गया है। इतना समझ में आया। अगला देखिएगा, कैट क्राई जो सिंड्रोम होता है, इसमें 5 माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या है कि एक घट गया है, यानी कि जो 5वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसका जोड़ा है, 5वें जोड़े के गुणसूत्र में 2 के स्थान पे एक ही जो गुणसूत्र है वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे कैट क्राई सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, तो वहाँ पे 45 ही गुणसूत्र बचे हुए हैं। जहाँ पे इन तीनों में आपने देखा कि एक ही गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही थी, 46 के 47 हो रहा था, वही कैट क्राई सिंड्रोम में जो है इसमें 5वें नंबर के जोड़े के गुणसूत्र में 46 जो टोटल हो रहा था उसके स्थान पे टोटल 45 ही देखने को मिला, क्योंकि 5वें जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या जो है वो कम हो गई है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे देखिएगा, लिंग गुणसूत्र है। लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमने बताया कि जिसकी वजह से लिंग परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें डिफरेंट देखने को मिलता है। देखिएगा, सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें जो है, जो महिलाओं का जो गुणसूत्र होता है, यानी कि जब एक बालिका शिशु का जन्म होता है तो आपने देखा उनके गुणसूत्र की जो संख्या बताई जाती है, क्या देखने को मिलता है? उनका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, और पुरुषों का जो है वो, यानी कि जो बालक शिशु है उसका XY होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि महिलाओं में जो गुणसूत्र की संख्या है उनका जो प्रदर्शन किया जाता है वो XX होता है, लेकिन यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में XX ना होकर के एक सिंड्रोम की मात्रा जो वहाँ पे 0 दिख जाता है। XX ना होके X0 दिखता है, XO भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सिंड्रोम जो है महिला में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में XX ना होके XO रहता है। ये समझ में आया। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है XY ये गुणसूत्र की संख्या हो जाती है। ये आप पुरुषों में भी देख सकते हैं और महिलाओं में भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि महिला, अगर बच्ची का जो जन्म हो रहा है, शिशु है, अगर उसका जो है गुणसूत्र XX है, तो हो सकता है इसके स्थान पे एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है, और जो बढ़ी है ना वो Y हो गया है। यानी कि इसमें महिला और पुरुष दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। इतना समझा आपने कि यहाँ पे जो है XX तो था ही, इसके साथ ही साथ Y गुणसूत्र भी जुड़ गया है। यहाँ पे XXY ये तीनों नंबर के जो गुणसूत्र दिख रहे हैं, इसके आधार पे जो गुणसूत्रीय विकार देखने को मिल रहा है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद अगला देख लीजिएगा, जैकब सिंड्रोम होता है। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है, जो शिशु है जिसका जन्म होना है, जो माँ के गर्भ में
है भी वो XYY गुणसूत्र का हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ आपने देखा कि बालिका शिशु के गुणसूत्र के साथ एक Y जुड़ गया था, इसलिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो रहा था। लेकिन वहीं पे जैकब सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है कि XY गुणसूत्र था, यानी कि जो शिशु था वो बालक था, लेकिन उसके साथ ही साथ एक गुणसूत्र और भी जुड़ गया है, इसके साथ डबल Y हो गया है। XYY दो गुणसूत्र जुड़ गए इसमें, यानी कि XYY, इसमें Y की संख्या 2 हो गई है, इसलिए भी इसमें विकार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसका जैकब सिंड्रोम कहा जा रहा है। बहुत ही इजी है, इतना समझाया हमने। जैसे डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी, ये नंबर सिर्फ याद कर लीजिए। ट्राइसोमी से समझ में आ गया कि 21वें जोड़े की संख्या में एक बढ़ गया, 13वें जोड़े की संख्या में एक बढ़ गया, 18वें जोड़े की संख्या में एक बढ़ गया है, और कैट क्राई सिंड्रोम में 5वें जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या एक माइनस हो गया। इतना समझा आपने। इसमें भी देख लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम में XX की जगह पे X 0 हो गया है, ये महिला में होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में XX के साथ Y भी जुड़ गया है, और वही जैकब सिंड्रोम में जो है XY के बाद एक Y और भी गुणसूत्र की संख्या जुड़ गई है। तो इस प्रकार की अगर बच्चे में गुणसूत्र की संख्या देखने को मिलती है, इसका मतलब है कि बच्चे में गुणसूत्रीय विकार है, और इसके पश्चात जो शारीरिक विकार भी देखने को मिलता है। इतना समझा आपने। आगे अब आप ये देखिएगा कि अभी तक आपने गुणसूत्रीय विकार को पढ़ा, अब ये देखिएगा कि जो गर्भ में बच्चे को पालन पोषण करने वाली जो माता है, उसमें जो है किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है गर्भावस्था के दौरान में। गर्भावस्था के दौरान जो विषाक्तता उत्पन्न होती है देखने को मिलती है, वो देखिएगा आप लोग। इसमें है गर्भकालीन विषाक्तता में मुख्य रूप से 5 समस्याएं बताई गई, यानी कि जो माता है जो शिशु को जन्म दे रही है गर्भावस्था के दौरान, उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक्लेम्सिया क्या है, प्री एक्लेम्सिया क्या है, उच्च रक्तचाप के दौरान किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं गर्भावस्था में, और गर्भावस्था में मधुमेह हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा गर्भावस्था में जो विषाक्तता है, सबसे पहले आप देखिएगा इसमें से प्री एक्लेम्सिया देख लीजिएगा पहले नंबर पे। प्री एक्लेम्सिया जो है वो एक्लेम्सिया का शुरुआती लक्षण है। प्री एक्लेम्सिया, प्री का मतलब पहले, यानी कि एक्लेम्सिया से पहले क्या आता है, प्री एक्लेम्सिया आता है। ये जो है 20 से 30 सप्ताह के मध्य तक रहता है, 20 सप्ताह से लेकर के 30 सप्ताह के मध्य तक चलता रहता है। और ये इसमें लक्षण क्या देखने को मिलता है, ये तो आपने देख लिया कि इतने समय से इतने समय के बीच में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं। ये समस्याएं होती हैं, लेकिन इसके लक्षण क्या है, पैर में सूजन हो जाना। बस एक बात याद रखिएगा, प्री एक्लेम्सिया पैर में सूजन हो रही है, और प्रोटीन के साथ जो है मूत्र के साथ प्रोटीन का विसर्जन अगर हो रहा है, प्रोटीन का विसर्जन हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस समय गर्भावस्था में एक बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हो रही है, वहीं पे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन का जो है मूत्र के साथ जो है विसर्जन हो जाता है, यानी कि शरीर से जो है ये प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो शब्द हमने छोड़ दिया, प्रोटीन के जो मूत्र के साथ प्रोटीन का विसर्जन है, उसे आप सही कर लीजिएगा, नोट्स में आप जो लिखिएगा। इसके बाद देखिएगा, जब इस प्रकार के लक्षण प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, तो इसके पश्चात एक्लेम्सिया के लक्षण देखने को मिलता है। जब प्री एक्लेम्सिया में आपने देखा पैरों में सूजन हो जा रहा है, शरीर से जो है प्रोटीन जो है विसर्जित हो जा रही है, निकल जा रही है, तो इसके बाद शरीर में जो और लक्षण आगे एक्लेम्सिया के टाइम पे देखने को मिलता है, इसमें बेहोशी और फिर शरीर में ऐंठन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं गर्भावस्था में होती हैं, वो एक्लेम्सिया के लक्षण कहलाते हैं। ये दोनों बात समझ में आई आप लोगों को। आगे देखिएगा, उच्च रक्तचाप, तीसरा जो विषाक्तता है वो उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। आगे देखिएगा, गुर्दे की विफलता। गुर्दे की विफलता से क्या समझ में आया आप लोगों को, यानी कि जो आपका गुर्दा है, यानी कि जो माता है गर्भावस्था में है, उसके गुर्दे में विफलता है,
और अगर गर्भावस्था में विफलता ना होती तो शरीर से प्रोटीन जो है मूत्र के साथ शरीर से बाहर न निकलता। लेकिन अगर शरीर से जो है मूत्र के साथ प्रोटीन का विसर्जन हो रहा है, यानी कि जो आपका गुर्दा है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए आपके शरीर से प्रोटीन जो है वो बाहर छन करके निकल जा रहा है। छनने का काम जो है वो कार्य सही से गुर्दा जो है वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आगे देखिएगा, गर्भावधि मधुमेह। गर्भावधि मधुमेह आपसे पूछा जाता है कि जो डायबिटीज है, मधुमेह है, गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह को आप क्या कहते हैं? तो उसमें आप देखिएगा हिंदी में उसे गर्भावधि मधुमेह कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज आप जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है कि जो गर्भावस्था में होने वाला जो मधुमेह है वो क्या नाम है, तो वहाँ पे आपको गर्भावधि मधुमेह डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता है, आपको ये इंग्लिश नाम ही देखने को मिलता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। इसलिए आप इंग्लिश नाम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, ये हो गया हमारा क्या कि गर्भावस्था के दौरान जो होने वाली विषाक्तताएं हैं वो हो गए और उनके लक्षण बताए गए हैं आपको। आगे देखिएगा कि जब शरीर में जो है इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि गुणसूत्रीय विकार है या फिर जो है शरीर में विभिन्न प्रकार की विषाक्तता के द्वारा समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इसके साथ ही साथ गर्भावस्था में कुछ और भी समस्या देखने को मिल सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्भपात व विफल प्रयास के नाम से जाना जाता है। आप इसे जो है क्या कह सकते हैं? गर्भपात भी कह सकते हैं या फिर विफल प्रयास भी कह सकते हैं। दोनों में ये दोनों नाम एक ही नहीं, दोनों में डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे इंग्लिश नाम से आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो इसे इंग्लिश में बताया गया है, गर्भपात को इंग्लिश में एबॉर्शन कहते हैं और विफल प्रयास को मिसकैरेज कहते हैं। इसका प्रकार आपको बताया गया, लेकिन आप पहले इसके नाम में डिफरेंट देख लीजिएगा। जो है जब जानबूझ करके गर्भपात करवाया जाता है, एबॉर्शन करवाया जाता है, तब उसे एबॉर्शन यानी कि गर्भपात कहा जाता है। लेकिन जब शारीरिक समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार के लक्षण, विकार उत्पन्न होने के कारण इसके अलग अलग जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं विषाक्तता के दौरान, इसकी वजह से अगर जो है गर्भपात करवाया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। लेकिन जब शरीर में विकार उत्पन्न होने के साथ वो स्वयं से जो है अगर बच्चा जो है, बच्चे जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये इस प्रकार के गर्भपात अगर देखने को मिलता है तो उसे मिसकैरेज यानी कि विफल प्रयास कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्भावस्था के दौरान जो है बच्चे का जो है गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है समय से पहले, या फिर गर्भावस्था के एक निश्चित समय के पश्चात, यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले ही अगर बच्चे का जो मृत्यु हो जा रहा है गर्भावस्था में ही, या फिर इसकी वजह से अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं जो प्राकृतिक रूप से हो जा रही हैं, भले ही कारण उसका कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे जो है जो गर्भावस्था में जो माँ है, पिता है, इसके द्वारा ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं, स्वयं से अगर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? विफल प्रयास कहते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं जो है इस प्रकार के जो गर्भपात स्वयं से करवाए जा रहे हैं, एबॉर्शन करवाया जाए, उसे गर्भपात के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आप ये देखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो गर्भपात है ये कितने प्रकार के होते हैं। खास करके नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप लोग ये देखिएगा, इसके जो प्रकार हैं वो कम संख्या में भी आपको देखने को मिलता है और इससे अधिक भी संख्या में देखने को मिलता है। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको 9 प्रकार के गर्भपात बताए गए हैं। इसमें देखिएगा, संभाव्य गर्भपात, दूसरा है अनिवार्य गर्भपात, तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, चौथा है पूर्ण गर्भपात, फिर अप्राप्त या लुप्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, आदतन गर्भपात और फिर चिकित्सीय गर्भपात। अब इसमें ये ध्यान से समझिएगा, संभाव्य जो गर्भपात होता है इसका मतलब होता है कि ऐसे समय में, बस एक बात तो आपको सबको पता होगा कि गर्भपात जो हो रहा है ये शरीर में किसी न किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने के कारण ही ऐसा हो रहा होगा। जैसे ये तो माता की जो उम्र है वो बच्चे के शिशु के जन्म के लिए उपयुक्त नहीं होगी, यानी कि कम अवस्था में ही अगर ऐसा हो रहा है, फिर हो सकता है, या फिर किसी
समस्या यानी किसी रोग के कारण हो सकता है, किसी संक्रमण के कारण हो सकता है, या फिर टेंशन के कारण यानी किसी प्रकार का मानसिक दबाव हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के जो है नशा किए जा रहे हों माता के द्वारा। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं, विकार हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा ही ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये समस्या जो है अगर आपके एग्जाम में आता है कि किस समस्या के कारण जो है गर्भपात हो रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप इसके प्रकार को समझ लीजिए किस प्रकार से हो रहा है। तो संभाव्य गर्भपात का मतलब होता है यानी कि इसमें जो है अगर इस प्रकार का गर्भपात होता है तो इसमें ब्लीडिंग की संख्या जो होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इसमें कुछ ये भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि गर्भपात के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जो गर्भावस्था में माता है वो अगर डॉक्टर के पास डॉक्टर की सही सलाह के दौरान अगर वो दवा इलाज चल रहा है तो माता को बचने की संभावना देखी जाती है। कभी कभी जो है बच्चा जो है शिशु जो है उसके भी जो है बचने की संभावना होती है। जहाँ पे माता और शिशु दोनों की बचने की संभावना देखी जाती है उसे संभाव्य गर्भपात के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहाँ पे माता या शिशु दोनों के बचने की संभावना होती है, भले ही वो चिकित्सकीय उपचार के द्वारा किया जा रहा हो, तो इस प्रकार के गर्भपात को संभाव्य गर्भपात के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात का मतलब होता है जैसे अगर जो शिशु है उसे किसी प्रकार का रोग हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हो, या फिर विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम की वजह से अगर उसे शरीर में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो जांच के द्वारा शारीरिक जो जांच हो रही है उसके द्वारा अगर ये बातें पता चल जाती हैं और डॉक्टर की सलाह के द्वारा यानी कि अनिवार्य हो जाता है गर्भपात करवाना। यानी कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो माँ के शरीर को जो समस्या हो सकती है, माता के ऊपर जो समस्याएं हो सकती हैं, या फिर बच्चा जो जन्म लेगा वो आगे चल कर के जो है वो अपने इस वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण गर्भपात करवाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है एक माता के जीवन के लिए। इस प्रकार के अगर गर्भपात देखने को मिलते हैं उसे अनिवार्य गर्भपात कहा जाता है। इसके बाद है अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म पूरी तरह से कब होते हैं, जब बच्चे के जन्म के बाद उनके शरीर से जो है प्लेसेंटा यानी कि गर्भावस्था के बाद प्रसवकालीन अवस्था होती है, और प्रसव के दौरान बच्चे के शरीर से बाहर निकलने के बाद यानी कि माता के गर्भ से जब बच्चा शरीर से बाहर निकलता है और इसके साथ ही साथ में जब प्लेसेंटा भी पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण गर्भपात नहीं कहते हैं, सॉरी, वहाँ पूर्ण गर्भपात होता है लेकिन जब प्लेसेंटा पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, जब पूरी तरह से माता के शरीर से बच्चे का जन्म जो है पूरी तरह से अच्छे से हो जाता है, सिर्फ शरीर से बाहर निकल जाता है और प्लेसेंटा भी पूरी तरह शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे पूर्ण गर्भपात होता है। ये अच्छा गर्भपात माना जाता है। लेकिन अगर जो है प्लेसेंटा पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो प्लेसेंटा जो है शरीर में सड़ने लगता है और जो शरीर में है बच्चे के जन्म के बाद भी माता का गर्भ जो है ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार से माता के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के गर्भपात को अपूर्ण गर्भपात के नाम से जाना जाता है। इतना आपने समझा कि संभाव्य गर्भपात में जो है कि माता और शिशु के बचने की संभावना होती है अगर डॉक्टर से सलाह ली जाती है। इसके बाद अनिवार्य गर्भपात का मतलब है कि बच्चे में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है जिसके कारण से गर्भपात करवाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अपूर्ण गर्भपात में कि शरीर से बाहर शिशु का जन्म तो हो गया, शिशु बाहर आ गया है शरीर से, लेकिन यहाँ पे क्या आपने देखा कि प्लेसेंटा जो है वो शरीर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, जो शरीर में सड़ने लगता है और जिसकी वजह से माता के शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं, बीमारियां देखने को मिलती हैं। और इसके बाद पूर्ण गर्भपात, ये अच्छा गर्भपात होता है क्योंकि इसमें शरीर से बाहर जो है शिशु के जन्म के पश्चात प्रसवकालीन अवस्था में जो है शिशु भी बाहर निकलता है और पूरी तरह से प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना समझा आपने। इसके बाद है अप्राप्य या लुप्त गर्भपात, यानी कि इसमें क्या होता है, लुप्त से क्या समझ में आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है
कि जो माता है उसे नहीं समझ में आता है कि जो है गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो स्वस्थ है या फिर नहीं है। तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, कभी कभी जो गर्भावस्था की जो माँ है उसे नहीं पता होता है और जो शिशु है वो उसका गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं देखने को मिलती हैं तब उसे अप्राप्त या फिर लुप्त गर्भपात के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद है प्रेरित गर्भपात या फिर आपराधिक गर्भपात। ये प्रेरित गर्भपात या आपराधिक गर्भपात का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है आपराधिक तौर पे गर्भपात जो करवाया जाता है इसे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ज़बरदस्ती, यानी कि जब माता जो है तैयार ना हो गर्भावस्था के लिए, गर्भ के लिए, लेकिन फिर भी अगर उसे जो है इस प्रकार की अगर समस्याएं देखने को मिलती हैं तो वहाँ पे आपराधिक तौर पे गर्भपात देखने को मिलता है। इसके बाद जो है सेप्टिक गर्भपात। सेप्टिक गर्भपात का मतलब होता है कि कभी कभी ये देखने को मिलता है कि माता के जीवन की रक्षा के लिए जो शिशु है उसे जो है शरीर से बाहर निकलवा देना या फिर बच्चे को दवाओं के द्वारा उनको मार देना समय से पहले ही, ये सेप्टिक गर्भपात कहा जाता है। इसके बाद है आदतन गर्भपात। आदतन गर्भपात का मतलब होता है यानी कि जो संभोग की क्रिया हो रही है इसके लिए यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे किसी प्रकार के सेफ्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और बार बार जो है ये गर्भ जो है वो ठहर रहा है और इसके लिए जो है बार बार दवाओं का प्रयोग करके इस प्रकार से जो गर्भपात करवाया जा रहा है, यानी कि जब ये क्रिया बार बार करवाई जा रही है, जानबूझकर करवाई जा रही है, तब इस प्रकार के गर्भपात को आदतन गर्भपात कहा जाता है। इसके बाद है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात का मतलब होता है जब डॉक्टर के सलाह के लिए, यानी कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो है माता और शिशु दोनों के लिए ही अच्छा है कि गर्भपात करवा दिया जाए, यानी कि अगर माता में कोई रोग है या फिर शिशु में कोई है, जिस प्रकार से आप एड्स वगैरह समस्याएं देखते हैं या फिर कोई इस प्रकार से कोई ऐसे वंशानुक्रम में जो रोग आते हैं एक से दूसरे ही लक्षण, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग हस्तांतरित होते हैं, तो इस प्रकार से डॉक्टर के सलाह के दौरान जो है, अगर डॉक्टर के सलाह के दौरान गर्भपात करवाया जा रहा है तो उसे चिकित्सीय गर्भपात के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया। इसके अगले टॉपिक में देखिएगा प्रसव की अवस्था बताई जाती है। जो बाल विकास है, बाल विकास में ये समस्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे प्रसव की अवस्था, आपने गर्भकालीन विषाक्तता पढ़ा, गर्भपात को पढ़ा और इसके बाद है प्रसव की अवस्था। जब प्रसव की अवस्था यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है उसके 3 चरण बताए गए हैं। 3 चरण में एक प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था या फिर अंतिम अवस्था, इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों ही नाम दे करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था दे करके सामने इसका नाम लिखा होगा, आगे पीछे करके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इस प्रकार से अलग अलग ढंग से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के प्रसव की अवस्था कितने प्रकार की होती है, इसे अरेंज करने के लिए भी दे सकता है। तो मुख्य रूप से देखिए इसमें जो है जो प्रसव है, प्रसव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है विस्फारण अवस्था, दूसरा निष्कासन अवस्था और तीसरा है पूर्ण निष्कासन की अवस्था। नाम से क्या समझ में आया, यहाँ पे जो है देखिएगा पहला है विस्फारण की अवस्था, यानी कि योनि मार्ग से बच्चे का जो जन्म है वो बाहर बच्चे को निकालने के लिए वो द्वार जो है, योनि मार्ग जो है उसे फैलाया जा रहा है। और यहाँ पे विस्फारण से नाम से ही समझ में आ रहा है, जब बच्चा जो है कहाँ योनि मार्ग के बाहर की तरफ पहुँच चुका है, इसे विस्फारण की अवस्था कहते हैं। और फिर निष्कासन की अवस्था में जो है जो बच्चा है वो माता के गर्भ से, योनि मार्ग से पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल चुका है, तो इस प्रकार की अवस्था को निष्कासन की अवस्था कही जाती है। और तीसरा स्टेप है पूर्ण निष्कासन की अवस्था। पूर्ण निष्कासन की अवस्था तब होती है जब माता के और बच्चे के जो शरीर में पोषण प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, गर्भनाल कहा जाता है। तो गर्भनाल को काट करके जब बच्चे को नाभिनाल जो होता है, नाभिनाल को काट करके बच्चे से अलग किया जाता है। बच्चे को माता के शरीर से नाभिनाल को काट करके जब अलग किया जाता है तो इस प्रकार से बच्चे का पूरी तरह से जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे विस्फारण की अवस्था, फिर निष्कासन की अवस्था, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। जो विस्फारण की अवस्था है इसमें जो योनि मार्ग को फैलाने की क्रिया है। निष्कासन की अवस्था बच्चे जो शिशु है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन पूर्ण निष्कासन की अवस्था में जो नाभिनाल को काट करके माता के शरीर से पूरी तरह से बच्चे को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था को क्या कहते हैं,
ये 3 अवस्थाएं जो है प्रसव की अवस्था कही जाती हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बच्चा है उसके जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है पूरी तरह शरीर से बाहर भी निकल गया है, ये भी आपने समझा। लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बच्चे का जो नाभिनाल होता है उसे कब काट करके माता के शरीर से अलग करना चाहिए, क्योंकि जो माता का शरीर है, माता के शरीर से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जो उनके पोषक तत्व है माता के शरीर से ही बच्चे को प्राप्त हो रहा है, किसके द्वारा? नाभिनाल के द्वारा। तो नाभि से जो है बच्चे को पोषण प्राप्त हो रहा है माता के शरीर से। तो जब बच्चे का, शिशु का जन्म हो जाता है और उस नाभिनाल में स्पंदन की गति, यानी कि जो स्पंदन की गति है वो जब रुक जाती है, तब जो है माता के शरीर से बच्चे को नाभिनाल को काट करके अलग करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो है जब बच्चा इस नए जीवन में आता है, यहाँ समायोजन की क्रिया प्रारंभ कर देता है, सांसें वगैरह लेने लगता है, तो इस प्रकार से जो है माता के शरीर से काट करके नाभिनाल को बच्चे से अलग कर लिया जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब जो है अप्राप्त लुप्त गर्भपात में, एक पॉइंट हमने ये नहीं बताया आप लोगों को कि एक एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब बच्चे का जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, कब? गर्भ में ही हो जाती है, तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो किस रंग की होती है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो वहाँ पे देखिएगा, आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपसे ये देखने को मिलता है ऑप्शन में कि लाल रंग का, थक्के के रूप में, या फिर भूरे रंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब एक शिशु का जो मृत्यु है वो गर्भ में ही माता के हो जाता है, उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो भूरे रंग की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो बताया गया आपको वो लुप्त गर्भपात था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस प्रकार से ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बाल विकास के पोर्शन में, यानी कि जो आपका 5 ब्रांच है होम साइंस का, उसमें से जब बाल विकास के पोर्शन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो खास करके पीजीटी के एग्जाम में जहाँ फिजियोलॉजी पूरा पूछा जाता है, उसी फिजियोलॉजी के साथ साथ ही बाल विकास के भी ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और इस प्रकार से टॉपिक वाइज जो हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे ये देखिएगा, आप जो ये प्रसव की अवस्था आपने पढ़ लिया। अब प्रसव की अवस्था आपने ये 3 भाग देखा। अब आप ये देखिएगा प्रसव के प्रकार कितने होते हैं। प्रसव यानी कि माता के जन्म से बच्चे का किस प्रकार से हो रहा है, माता के शरीर से बच्चे का जन्म कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 प्रकार आपको बताए गए। 5 प्रकार में क्या क्या चीज़ें ये समझिएगा। सबसे पहले प्राकृतिक या सामान्य या फिर सीधा प्रसव कहते हैं, यानी कि जो नेचुरल बच्चे का जन्म हो रहा है। नेचुरल होने का मतलब है कि किसी प्रकार की दवाओं का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के जो है सिजेरियन नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, चीरफाड़ नहीं किया जा रहा है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी जो हो रही है उसे प्राकृतिक या फिर सामान्य या फिर सीधा प्रसव कहा जाता है। सीधा और उल्टा प्रसव का क्या तात्पर्य है? सीधा प्रसव, सामान्य प्रसव के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा प्रसव के दौरान जो है बच्चे का जो धड़ है, सिर है, वो शरीर से पहले बाहर निकलता है या फिर पैर पहले बाहर निकलता है। तो आप जो है ये ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे कि प्राकृतिक या फिर सामान्य या फिर सीधा प्रसव, इन तीनों में से भी कोई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे। जब माता के शरीर से योनि मार्ग से जो है बच्चे का सिर अगर शरीर से पहले बाहर निकल जाता है तो वो क्या होगा? जब बच्चे का सिर पहले निकलता है तब उसे प्राकृतिक या फिर सामान्य या फिर सीधा प्रसव कहा जाता है। ठीक है, सिर पहले शरीर से बाहर अलग होता है और फिर धड़, उसके बाद फिर पूरा शरीर और फिर लास्ट में पैर जो शरीर से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार के प्रसव को सीधा प्रसव कहा जा रहा है। इसके बाद है औजारों की मदद से प्रसव। औजारों की मदद से प्रसव का क्या मतलब है? यहाँ ऑपरेशन की बात इसमें नहीं की जा रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ औजारों की मदद से कहा जा रहा है। औजारों की मदद कब की जाएगी? जब जो है या तो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका बॉडी वेट जो है अधिक होगा, माता का शरीर उतना जो है हैवी नहीं होगा, उतना एफर्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो है शिशु के जन्म के लिए शरीर से बाहर निकलना बच्चे के लिए बहुत ही समस्यात्मक हो जाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के औजार आते हैं। उन औजारों की मदद से, इसे बुक में आपको सड़सी का नाम भी देखने को मिलेगा। आप लोग देखे होंगे ना, सड़सी वगैरह तो गाँव में आप लोग देखे होंगे कि जो
आपके बर्तन होते हैं रसोई में प्रयोग करने वाले गोलाई वाले, तो सड़सी का प्रयोग करके इस प्रकार से आप जो है उसे पकड़ करके चूल्हे से उतारते हैं, इस प्रकार से किचन में आप प्रयोग करते हैं। या फिर चिमटा देखे होंगे आप लोग, तो उसी की तरह एक सड़सी नुमा यंत्र होता है जिसके द्वारा बच्चे के जो शिशु है गर्भ में, उस शिशु के जो सिर को पकड़ करके शरीर से बाहर अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे औजारों की मदद से डिलीवरी करवाई जा रही है। इसके बाद उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव का मतलब होता है जब माता के शरीर से जो है बच्चे का सिर पहले ना निकल करके पहले पैर निकलता है और लास्ट में सिर निकलता है, तो इस प्रकार के प्रसव को उल्टा प्रसव कहा जाता है। इसके बाद अब आपका अगला प्रकार बताया गया है चौथे नंबर पे, आड़ा या फिर पड़ी अवस्था में प्रसव। यानी कि ये समस्या, ये प्रसव में क्या होता है कि जब बच्चा जो है वो शिशु, उस शिशु का ना ही पहले पैर निकलता है ना ही पहले सिर निकलता है। यहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है जब जो शिशु है वो इस प्रकार से पड़ी हुई अवस्था में हो, यानी कि इसका पैर जो है दाहिनी तरफ या बाएं तरफ हो जाता है और सिर इस प्रकार से, यानी कि ऊपर नीचे ना हो करके ये इस प्रकार से पड़ी हुई अवस्था में या लेटी हुई अवस्था में अगर रहता है, तो इस प्रकार के प्रसव को आड़ा या फिर पड़ी हुई अवस्था का प्रसव कहलाता है। इसके बाद है चीर फाड़ का प्रसव। चीर फाड़ के प्रसव में क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो है जो बच्चे का जन्म हो रहा है सिजेरियन, यहाँ पे यानी कि ऑपरेशन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन के द्वारा जब डिलीवरी करवाई जाती है, यहाँ पे बच्चे का जो जन्म है वो उधर को फाड़ करके काट करके ऑपरेशन करके बच्चे का डिलीवरी करवाया जाता है। यहाँ पे योनि मार्ग से जो है बच्चे का जन्म नहीं होता है। आई होप यहाँ पे जो टॉपिक आपको जो पॉइंट टू पॉइंट बताया गया ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट बताए गए आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझे भी होंगे और आई होप आप इसको अच्छे से नोट भी कर पाए होंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।